नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है कड़वाहट। कानपुर छोड़े मुझे 20 साल हो गए। छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर जब परायेपन की बू आने लगे तो रहना संभव नहीं होता। जब तक मेरी जेठानी का रवैया हमारे प्रति आत्मिक था, सब ठीक चलता रहा। पर जैसे ही उनकी सोच में दुराग्रह आया, मैंने ही अलग रहना मुनासिब समझा। आज वर्षों बाद जेठानी का खत आया। खत बेहद मार्मिक था। वे मेरे बेटे प्रमोद को देखना चाहती थी। 60 साल की जेठानी के प्रति अब मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं रहा। मनमुटाव पहले भी नहीं था, पर जब स्वार्थ बीच में आ जाए तो मनमुटाव आना स्वाभाविक था। शादी के बाद जब ससुराल में मेरा पहला कदम पड़ा, तब मेरी जेठानी खुश होकर बोली, चलो एक से भले दो, वरना अकेला घर काटने को दौड़ता था। वे निसंतान थे, तब भी उनका इलाज चल रहा था, पर सफलता कोसों दूर थी। प्रमोद हुआ तो मुझसे ज़्यादा खुशी उन्हें हुई। हालांकि दिल में अपनी औलाद ना होने की कसक थी, जिसे उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। बच्चों की किलकारियों से भला कौन वंचित रहना चाहता है। प्रमोद ने घर की मनुष्यत को तोड़ा। जेठानी ने मुझसे कभी परायापन नहीं रखा। वे भरसक मेरी सहायता करते। मेरे पति की आय कम थी, इसलिए वक्त ज़रूरत रुपए पैसों में मदद करने में भी वे पीछे नहीं हटते। प्रमोद के दूध का खर्च वही देती थी, कपड़े आदि भी वही खरीदती थी। मैंने भी उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। प्रमोद को वे संभालती तो घर का सारा काम मैं देखती। इस तरह मिलजुल कर हम हंसी खुशी रह रहे थे। हमारी खुशियों को ग्रहण तब लगा जब मुझे दूसरा बच्चा होने वाला था। नई तकनीक से गर्भाधारण करने की जेठानी की कोशिश असफल हुई और डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी मां बनने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई है। तो वे बुझी बुझी सी उदास सी रहने लगी। न उनमें पहले जैसी खुशी रही, न उत्साह। उनकी मां न बन पाने की मर्मांतक पीड़ा का मुझे एहसास था, क्योंकि मैं भी एक मां थी। इसलिए प्रमोद को ज़्यादातर उन्हीं के पास छोड़ देती। वह भी उन्हें बड़ी मम्मी कहकर उन्हीं से चिपका रहता। रात को उन्हीं के पास सोता। उनकी भी आदत कुछ ऐसी बन गई थी कि बिना प्रमोद के उन्हें नींद नहीं आती। मैं चाहती थी कि वे किसी तरह अपने दुखों को भूल ही रहें। जब मुझे दूसरा बच्चा होने को था, पता नहीं मेरी जेठानी ने क्या मशवरा किया। एक सुबह जेठानी जी मुस्कुरा कर बोली, रोशनी, इस बच्चे को तू मुझे दे दे। मैंने इसे मजाक समझा और उसी लहजे में बोली, दीदी आप दोनों ही रख लीजिए। मैं मजाक नहीं कर रही। वे थोड़ा गंभीर हुई। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे को कानूनन मुझे दे दो। मैं तुम्हें सोचने का मौका दूंगी। जेठानी के कथन पर मैं संजीदा हो गई। मेरे चेहरे की हंसी एकाएक गुम हो गई। कानूनन शब्द मेरे मस्तिष्क में शूल की भांति चुभने लगा। शाम को मेरे पति ऑफिस से आए तो मैंने जेठानी का जिक्र किया। दे दो, हर्ज ही क्या है, भैया भाभी ही तो है, वे बोले। मैं विफर पड़ी। कैसे पिता हैं आप? आपको अपने बच्चे का जरा भी मोह नहीं? एक माँ से पूछिए जो 9 महीने किन कष्टों से बच्चे को गर्भ में पालती है। भैया है, कोई गैर नहीं। मैंने कब इनकार किया? फिर भी कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी कि मेरा बच्चा किसी और की अमानत बने? मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मान लो लड़की हुई तो, लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है सीमित आमदनी के चलते कहाँ से लाएंगे दहेज के लिए लाखों रुपए। भैया भाभी तो संपन्न है, वे उसकी बेहतर परवरिश करेंगे। परवरिश हम भी करेंगे, मैं भी कुछ करूंगी, पर अपने कलेजे के टुकड़े को यूं जाने नहीं दूंगी। मेरे कथन से मेरे पति संतुष्ट ना थे। फिर भी मैंने मन बना लिया था कि लाख दबाव डालें, मैं अपने बच्चे को उन्हें गोद लेने नहीं दूंगी। वैसे भी जेठानी जी को सोचना चाहिए कि क्या ज़रूरी है कि गोद लेने से बच्चा उनका हो जाएगा। बच्चा कोई सामान नहीं जो खरीदा और अपना हो गया। कल को बच्चा बड़ा होगा तो क्या उसे पता नहीं चलेगा कि उसके असली माँ बाप कौन हैं? वे क्या बच्चा लेकर अदृश्य हो जाएंगी? रहेगा तो वो हम सबके बीच ही। मुझे जेठानी की सोच में शूद्रता नजर आई।
उन्होंने हमें और हमारे बच्चों को गैर समझा, तभी तो कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रही हैं। ताई ताऊ माँ बाप से कम नहीं होते, बशर्ते वे अपने भतीजों को वैसा स्नेह व अपनापन दें। क्या निसंतान ताऊ ताई प्रमोद की जिम्मेदारी नहीं होंगे? 15 दिन बाद उन्होंने मुझे पुनः याद दिलाया तो मैंने साफ मना कर दिया, दीदी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं अपने नवजात शिशु को आपको सौंप दूँ। मैं इसे अपनी सांसों तले पलता बढ़ता देखना चाहती हूँ। वह मुझसे वंचित रहे, इससे बड़ा गुनाह मेरे लिए कोई नहीं। मैं अपराध बोध के साथ नहीं जी सकूंगी। क्षणांश में भावुक हो उठी, आगे बोली, ताई ताऊ माँ बाप से कम नहीं होते, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चों को सही संस्कार दूंगी। मेरे कथन पर उनका मुंह बन आया। वे कुछ बोली नहीं, पर पति यानी जेठ जी से देर तक खुसुर फुसुर करती रही। कुछ दिन बाद पता चला कि वह मायके के किसी बच्चे को गोद ले रही है। वैसे भी कानूनन गोद लेने की सलाह मायके वालों ने ही दी थी, वरना रिश्तों के बीच कोर्ट कचहरी की क्या अहमियत। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि अब जेठानी में प्रमोद के प्रति वैसा लगाव नहीं रहा। दूध का पैसा इस बहाने से बंद कर दिया कि अब इनके लिए संभव नहीं। मुझे दुख पे हुआ, रंज भी। एक प्रमोद था जो दिन भर बड़ी मम्मी लगाए रहता था। मैंने अपने बच्चों के मन में कोई दुर्भावना नहीं भरी। जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो जेठानी ने सिर्फ औपचारिकता निभाई। जहाँ प्रमोद के जन्म पर उन्होंने दिल खोल कर पार्टी दी थी, वहीं बच्चे के प्रति कृपणता मुझे खल गई। मैंने भी साथ ना रहने का मन बना लिया। घर जेठानी का था, उन्हीं के आग्रह पर रहती थी। जब स्वार्थों की गांठ पड़ गई तो मुझे घुटन होने लगी। मुंबई जाने लगी तो जेठ का दिल भर आया। प्रमोद को गोद में उठाकर बोले, बड़े पापा को भूलना मत। मेरी भी आंखें भर गई। जेठानी उदासीन बनी रही। 20 साल गुजर गए। मैं एक बार कानपुर तब आई थी जब जेठानी ने अपनी बहन के छोटे बेटे को गोद लिया था। इस अवसर पर सभी जुटे थे। उनके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था, साथ में व्यंग भी। जितने दिन रही उन्होंने हमारी उपेक्षा की। वहीं मायके वालों को सिराहों पर बिठाए रखा। इस उपेक्षा से आहत मैं मुंबई लौटी तो इस निश्चय के साथ कि वह कभी उधर का रुख नहीं करूंगी। आज 20 साल बाद भीगे मन से उन्होंने मुझे याद किया तो मैंने उनके प्रति सारे गिले शिकवे भूल गई। उन्हें सही गलत की पहचान तो हुई। यही बात उन्हें समझ में आ जाती तो हमारे बीच की दूरियां ना होती। 20 साल में मैंने भी असुरक्षा के माहौल में काटे। एक साथ रहते तो दुख सुख में काम आते। वक्त ज़रूरत पर सहारे के लिए किसी को खोजना तो न पड़ता। खत इस प्रकार था, कागज पर लिख देने से न तो गैर अपना हो जाता है, न मिटा देने से अपना गैर। मैंने खून से ज़्यादा कागज़ों पर भरोसा किया। उसी का फल भुगत रही हूँ। जिसे कलेजे से लगा कर रखा, पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया, वही ठेंगा दिखाकर चला गया। जो खून से बना था उसे कागज से बांधने की नादानी की। ऐसा करते मैं भूल गई थी कि कागज तो कभी भी फाड़ा जा सकता है। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं। यही मैं चूक गई। मैं भी क्या करती। इस भय से एक बच्चे को गोद ले लिया कि इस पर किसी का कोई हक नहीं रह जाएगा। वह मेरा, सिर्फ मेरा रहेगा। मैं यह भूल गई थी कि 10 साल जिस बच्चे ने माँ के आंचल में अपना बचपन गुजारा हो, वह मुझे माँ क्यों मानेगा। मैं भी स्वार्थ में अंधी हो गई थी कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उस माँ के बारे में नहीं सोचा जिसने उसे पैदा किया, कि क्या वह ऐसा चाहेगी। सिर्फ नाम का गोदनामा था। इसकी आड़ में मेरी बहन का मुख्य मकसद मेरी धन संपदा हथियाना था, जिसमें वह सफल रही। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि प्रमोद को मेरे पास बुढ़ापे की सेवा के लिए भेज दो, क्योंकि यह हक मैंने खो दिया है। फिर भी उस गलती को सुधारना चाहती हूँ जो मैंने 20 साल पहले की थी। पत्र पढ़ने के बाद मैं तुरंत कानपुर आई। मेरे जेठ को फालिज का अटैक हुआ था। हमें देखते ही उनकी आंखें भर आई। प्रमोद ने पहले ताऊजी और ताईजी के पैर छुए तो जेठानी की आंखें डबडबा गई। सीने से लगाकर भरे गले से बोली, बित्ते वर का था जब तुझे पहली बार सीने से लगाया था।
याद है, मेरे बगैर तुझे नींद नहीं आती थी। माँ की मार से बचने के लिए मेरे ही आंचल में सिर छुपाता था। बड़ी मम्मी, प्रमोद का इतना कहना भर था कि जेठानी जी अपने आवेग पर नियंत्रण न रख सकी, फफक कर रो पड़ी। बड़ी मम्मी, मैं तो अब भी आपकी चर्चा करता हूँ। मम्मी से कितनी बार कहा कि मुझे बड़ी मम्मी के पास ले चलो। क्यों रोशनी, हम क्या इतने गैर हो गए थे? कम से कम अपने बेटे की बात तो रखी होती। बड़ों की गलती बच्चे ही सुधारते हैं। जेठानी जी ने उलाहना दिया। दीदी, मुझसे भूल हुई है। मेरे चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें खिंच गई। 2 दिन हम वहाँ रहे। लौटने को हुई तो मैंने महसूस किया कि जेठानी जी कुछ कहना चाह रही थी। संकोच, लज्जा, जो भी हो, पर मैंने ही उनसे कहा कि क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते। मैंने जैसे उनकी मन की बात छीन ली। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोली, रोशनी, मुझे माफ़ कर दो। जेठानी के अपनेपन की तपिश ने हमारे मन में जमी कड़वाहट को हमेशा के लिए पिघला दिया। तो दोस्तों, अगर हमारे आपस में, हमारे जीवन में प्यार है तो उसके लिए हमें कागज़ों का मोहताज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यार हमेशा दिलों में बसा रहता है। उसे कागज़ों का मोहताज ना बनाएं और अपने आपस के प्रेम को अपनी समझ से और बढ़ाएं और दोगुना करें। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।